डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। जैसा कि टॉपिक में ही आपको स्पष्ट हो गया कि आज हम लोग बात करने वाले हैं प्लांट लेआउट। देखिए, कोई भी इंडस्ट्री की यदि आप बात करते हैं, XYZ कोई भी इंडस्ट्री हो, चाहे वह पावर प्लांट हो आपका, या कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, या कोई सर्विस इंडस्ट्री ही क्यों ना हो, कभी आप कार या बाइक सर्विसिंग कराने के लिए गए होंगे तो आप देखे होंगे कई तरह की मशीनें। लेकिन हर मशीन का अपना एक सीक्वेंस होता है। आखिर वह मशीन हम कहाँ रखें, कौन सा सेटअप कहाँ पर जमाएं, ऑफिस कहाँ पर बनाएं, काउंटर कहाँ पर बनाएं, अकाउंट ऑफिस कहाँ पर बनाएं। जैसे आप किसी कॉलेज में पढ़ते होंगे तो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट का अपना एक लेआउट होता है। आप बिल्डिंग, आपके घर की जो है अपनी एक व्यवस्था होती है, उसी व्यवस्था को कहीं ना कहीं हम लोग लेआउट बोलते हैं दोस्तों। और यह इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आज के आधे घंटे के वीडियो में काफी कुछ हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली यदि हम टेक्निकली डिफाइन करेंगे तो प्लांट लेआउट इज द अरेंजमेंट ऑफ मशीन वर्क एरियाज, मशीन्स सेटअप इक्विपमेंट ऑल आर सिमिलर, वर्क एरिया जहां पर वर्कर्स काम करेंगे, एंड सर्विस एरियाज विद इन ए फैक्ट्री। बेसिकली हम लोग एक टेक्निकल साइड से हम लोग हैं और टेक्निकल लेआउट हम लोग पढ़ने वाले हैं आज। तो प्लांट लेआउट इन्वॉल्व्स द डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल रिलेशनशिप अमॉन्ग दी, जो भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, मशीन्स हैं, एंड प्रोडक्शन प्रोसेस है, जो ऑपरेशंस हैं, जो ऑपरेटर्स हैं, जो सुपरवाइजर हैं, जो मैनेजर हैं, सब दीज ऑल आर इंटर रिलेटेड एक्चुअली। तो यदि इंटर रिलेटेड हैं, यदि वह इंटर रिलेटेड हैं, तो हाउ वी कैन मेक ए लेआउट, कहां पर किस जो है आइटम्स को हम व्यवस्थित करें जिससे कि हमारा ओवरऑल जो इफिशियंसी है शुड बी ऑन हायर साइड। अब देखें तो तीन चीजें अभी हमने आपको बताई। वह तीन चीज में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एक प्रोडक्ट की व्हाट एवर विद द इंडस्ट्री, दैट मीन्स आइदर देयर विल बी प्रोडक्ट इंडस्ट्री और सर्विस इंडस्ट्री। जैसे आप सर्विसिंग कराने जाते हैं तो दैट इज वन टाइप ऑफ इंडस्ट्री। अनदर इज द प्रोडक्ट, जहां पर प्रोडक्ट कोई मैन्युफैक्चर हो रहा है। थर्ड पार्ट इज द लॉजिस्टिक, दैट इज द सप्लाई चेन मैनेजमेंट। एक आइटम्स दूसरे जगह पर पहुंचाने का जो प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड लॉजिस्टिक। एंड प्रोसेसेस, कौन से प्रोडक्ट में कौन सा मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन होगा, कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व होगा, किस मशीन पे कौन कौन से प्रोसेस होंगे, दीज आर द कॉन्सेप्ट। एंड ऑल दीज थ्री थिंग्स आर कोरिलेटेड विद द लेआउट ऑफ द प्लांट। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ें तो जो हमारा कंपनी है, तो व्हाट आर दोज फैक्टर्स दैट वी मस्ट सेलेक्ट। आखिर साइट जब हम सिलेक्ट करेंगे तो सबसे पहला तो ये है, दो तरह का है। एक तो हम इंडस्ट्री के अंदर की बात करेंगे, और एक इंडस्ट्री इज इटसेल्फ वन मैटर, कि हम उस इंडस्ट्री को कहां पर लगाएं, किस गांव में लगाएं, किस शहर में लगाएं, क्यों लगाएं। ठीक है, तो वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो साइट को प्रभावित करते हैं। तो पहला है कि अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड और लैंड कॉस्ट। देखिए, लैंड अवेलेबिलिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट नाउ ए डेज। आप एक टाटा नैनो की जरूर आप जो है कहानी सुने होंगे, पढ़े होंगे, या देखे भी होंगे टीवी पर, कि एक सिंगुर नाम का बंगाल में जगह है जहां पर कि ये प्लांट डाला गया था। तो वहां से इनको शिफ्ट होना पड़ा बाद में गुजरात में। ठीक है ना। तो आखिर अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड क्या वहां नहीं थी, लेकिन चूंकि वहां लैंड कॉस्ट और कुल मिलाकर के पॉलिटिकल कुछ ऐसा पैरामीटर हो गया जिसके चलते टाटा नैनो को बंगाल छोड़ना पड़ा। तो ये चीज आपको देखना है कि अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड एंड लैंड कॉस्ट, क्योंकि एक ह्यूज एरिया जो है उसमें जो है जरूरत होती है। और दूसरा, कई बार क्या होता है कि वहाँ के जो लोकल्स लोग होते हैं, शुरू में तो पॉलिटिकली जो है चीजें अप्रूव्ड हो जाती हैं, बाद में वहीं के लोकल पर्सन जो है या यूनियंस विरोध कर देते हैं, और आए दिन आप पेपर में पढ़ते भी होंगे। दूसरा चीज, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। ठीक ना। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, अब देखिए इंडस्ट्री बनेगा, वहां पे कॉलोनियां बनेंगी, जो वर्कर्स होंगे उनके रहने की व्यवस्था होंगी। तो ये सारी चीजें जो है पानी पीने की अच्छी व्यवस्था हो, रोड अच्छी हो, लेबर्स
अच्छे हों, ठीक है ना, वर्क फोर्स सस्ते हों, ठीक है ना, वहां पर आसपास में रॉ मटेरियल मिल जाए। ऐसा नहीं कि जो है आप कोई दिल्ली में इंडस्ट्री लगा रहे हैं और रॉ मटेरियल कोलकाता से ला रहे हैं, तो इट इज लिटिल बिट टफ, ठीक है ना, कॉस्टली हो जाएगा, फिर प्रोडक्ट आपका मार्केट में नहीं बिकेगा। वहां पर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी कैसी है, गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन क्या है, कई जगह ऐसे इंडस्ट्रियल जोन है जहां पर कि आप इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करते हैं तो टैक्स में भारी छूट मिलता है, तो वह भी चीज आपको कंसीडर करना है। और कई जगह ऐसा है जहां पर वो इंडस्ट्री लगाते हैं तो आपको टैक्स ज्यादा पे करना पड़ता है, तो ऐसा तो कुछ नहीं है, दैट यू हैव टू सी। अगेन क्लाइमेट एंड इन्वायरमेंटल रेगुलेशन, कि वहां पर क्लाइमेट कैसा है, क्योंकि कुछ ऐसी इंडस्ट्री है जो पूरी तरह से क्लाइमेट पे डिपेंड करती है, जैसे कि आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गया, तो क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करती है क्योंकि वहाँ ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा चाहिए। इन्वायरमेंटल रेगुलेशन, ठीक है, आप आज ग्रीन जोन और येलो जोन और न जाने कितने सारे जोन बने हुए हैं, तो अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंटल रेगुलेशन आपको ये परमिशन लेना होता है। एंड जो है एक्साइज ड्यूटी एंड टैरिफ्स, यू हैव टू सी। इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर पहले से अवेलेबल है या आपको डेवलप करना है, ये कुछ ऐसी सुविधाएं हैं जो कोई भी इंडस्ट्री डेवलप नहीं कर सकता है, ये गवर्नमेंट की रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो उस एरिया में आपको देखना होगा कि ये सारी चीजें हैं कि नहीं, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री वाला जो है बैंक नहीं खोलने जाएगा, वहां पर नदी नहीं बनाएगा या जो है नहर नहीं बनाएगा, सीवेज सिस्टम नहीं बनाएगा, इलेक्ट्रिसिटी जो है का काम नहीं करेगा। तो दैट यू हैव टू सी कि ये सारी चीजें जो है फिजिबल है या नहीं, ये सारी चीजें आपको देखनी ही देखनी है, अदरवाइज जो है फिर मजा नहीं आएगा, फिर ये चीजें आप डेवलप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ये सारी चीजें क्या होती है, इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल एंड लोकल दो तरह के फैक्टर होते हैं। अब आजकल आत्मनिर्भर आप शब्द सुने होंगे, तो आत्मनिर्भर बोलना आसान है, बट क्या लोकल गवर्नमेंट आपको उतना सपोर्ट करती है? तो ये हम ग्लोबल कुछ फैक्टर्स देख रहे हैं कि गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी क्या है। कोई भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं डालिए जिसमें कि पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल एजेंडा पर आधारित हो। मालूम चला कि आज उसकी गवर्नमेंट है और आपने इंडस्ट्री डाल लिया, और 5 साल के बाद जब आपका बिजनेस चलना शुरू हुआ, गवर्नमेंट चेंज हो गई और नई गवर्नमेंट आकर के नई रूल्स एंड रेगुलेशन जो है ला दी मार्केट में, तो फिर आपके इंडस्ट्री को दिक्कत हो जाएगी। गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, लॉ एंड ऑर्डर कैसी है, प्रशासन कैसा है, चोर डकैत और लूटामारी तो नहीं है ज्यादा, ठीक ना। पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम वहां का कैसा है, वहां के लोगों का रहन सहन कैसा है, ठीक ना। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ द ग्रोथ है या नहीं, ठीक ना। एक्सचेंज रेट जो है, कल्चर वहां का कैसा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट रूल्स एंड रेगुलेशन कैसे हैं, आप किसी दूसरे कंट्री में चीजों को एक्सपोर्ट कर सकते हैं कि नहीं, दूसरे कंट्री से आप मंगा सकते हैं कि नहीं, दूसरे स्टेट से आइटम मंगा सकते हैं कि नहीं, ठीक ना। ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वहां का कैसा है, ठीक ना। लेबर कॉस्ट क्या है, ठीक ना। वहां पर कौन सी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, नई टेक्नोलॉजी लाने के ऊपर कोई टैक्स तो नहीं है, ठीक ना। कमर्शियल वहां पर जो है जोन कैसा है, ट्रेवल सिस्टम कैसा है, टेक्निकल एक्सपर्टाइज कैसा है, क्रॉस बॉर्डर, दैट मीन्स कि यही जो हम अभी बात कर रहे थे, वन स्टेट टू अनदर स्टेट, ठीक ना। एंड ग्रुप ट्रेड एग्रीमेंट्स जो है, तो इस तरह के ग्लोबल फैक्टर्स को दिमाग में रख करके ही कोई भी प्लांट का लेआउट, साइट का सिलेक्शन करना जरूरी। ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्लांट लोकेशन क्या है कि जो है हम कहां पर प्लांट को लोकेट करें, कहां पर हम जो है बनाएं, जो साइट सिलेक्शन आप देखें तो उसका उद्देश्य ये होता है कि टू मिनिमाइज द मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट, की मटेरियल एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में आपको कम से कम खर्च हो, टू रिड्यूस द बोटलनेक फॉर प्रोडक्ट क्वालिटी और बेटर हो, ठीक ना। किसी भी पर्सन को या वर्कर को कोई मेंटल या फिजिकल
हजार्ड ना हो, टू यूटिलाइज द रिसोर्स, जो भी आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेस हैं, जैसे कि आपके पास मशीन्स हैं, लेबर्स हैं, ठीक है ना, इक्विपमेंट्स हैं, उनका यूटिलाइजेशन प्रॉपर हो, ठीक है ना, इंक्रीज नैतिक ज्ञान जिसको बोलते हैं मोरल, एंड वर्किंग कंडीशन शुड बी वेरी फ्रेंडली। और पहले सिर्फ फ्रेंडली हम बात करते थे, लेकिन आजकल जो बात करते हैं वो बोलते हैं हम लोग इको फ्रेंडली। सिर्फ मतलब कि वहाँ का वर्किंग इन्वायरमेंट हमें फ्रेंडली नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारे जो वर्कर्स हैं जो काम कर रहे हैं उनके लिए भी ये फ्रेंडली होना चाहिए। उसके बाद कहता है यूटिलाइज अवेलेबल स्पेस इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, जो भी आपके पास अवेलेबल स्पेस है, जैसा कि हमने पहले भी पिछले स्लाइड्स में बात किया कि जो भी आप यहाँ पर करते हैं ना दोस्त, तो लैंड का यूटिलाइजेशन प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि लैंड कॉस्ट पूरे इंडिया में नहीं वर्ल्ड में बढ़ती जा रही हैं। तो आपको लैंड यूटिलाइजेशन, पहले डुप्लेक्स बनते थे, ट्रिप्लेक्स बनते थे, सिंगलेक्स बनते थे, अब जो है मल्टी बन रही हैं, जो है कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, 6th फ्लोर, 10th फ्लोर, 36th फ्लोर तक, 40 फ्लोर। क्यों? क्योंकि आपको लैंड यूटिलाइज करना है, स्पेस यूटिलाइज करना है, तो मिनिमम ग्राउंड एरिया पे मैक्सिमम फ्लैट्स कितने निकाल सकते हैं, मैक्सिमम बिल्डिंग कैसे आप बना सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद वहां पर सुपरविजन आसान है कि नहीं, ठीक है ना, और कोऑर्डिनेशन एंड फेस टू फेस कम्युनिकेशन की यदि जरूरत पड़ती है तो हम कर पा रहे हैं कि नहीं। तो दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्लांट लेआउट। फैक्टर्स that must be considered while selecting the layout, ठीक है। तो देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स। पहला कि हजार्ड्स, वहां पर जो भी मूविंग पार्ट्स है, ये अब आपके अंदर की बात कर रहे हैं, इंडस्ट्री के अंदर की, कि आपकी जो मूविंग पार्ट्स है या प्रोजेक्टिंग मशीन है, एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना, सस्पेंडेड वेट्स, दैट मीन्स कि जिसको डेड वेट बोलते हैं, ठीक है ना, और एयर पोल्यूशन, फिजिकल केमिकल रिस्क, सेफ्टी, पर्सनल सेफ्टी ऑफ द वर्कर्स एंड इवन प्लांट। जैसे किसी आदमी को चोट लगती है तो लगती है, लेकिन यदि मशीन को चोट लगती है तो भी तो नुकसान है इंडस्ट्री को, ऐसा नहीं है, जान माल दोनों सुरक्षित होना चाहिए, कहने का मतलब है। टाइप ऑफ द प्रोडक्शन कौन सा है? अब ये टाइप ऑफ द प्रोडक्शन में जब हम प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल बताए थे, तो उसमें हमने आपको बताया था कि जॉब प्रोडक्शन होता है, बैच प्रोडक्शन होता है। जॉब मतलब स्पेसिफिक जॉब, ठीक है ना, इसमें वेराइटी कम रहेगा, ठीक है ना। बैच प्रोडक्शन, इसमें क्वांटिटी थोड़ी सी ज्यादा होगी। कंटिन्यूअस, दैट मीन्स कि सिमिलर प्रोडक्ट जो है बहुत सारा, और कॉम्बिनेशन, इन तीनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। टाइप ऑफ द ऑपरेशन, जहां पर कि वेट हो या ड्राई प्रोडक्शन हो, लाइट या हेवी मशीन, कौन सी इंडस्ट्री है, ऑपरेशन का सीक्वेंस क्या है, और फ्लो लाइंस, पैटर्न फ्लो, ये हमने इसी प्लेलिस्ट में, मैं बार बार जैसा कि बोलता हूं कि आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसके प्लेलिस्ट में एंट्री मारिए, उसके प्लेलिस्ट में आपको अनेकों ऑप्शंस मिलेंगे। उसके बाद टाइप ऑफ द प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, वेट, वॉल्यूम, फिजिकल स्टेट, ये सब। टाइप ऑफ द इंस्पेक्शन, किस तरह की जरूरत है, सेंट्रलाइज्ड इंस्पेक्शन है या डिसेंट्रलाइज है। डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है आइटम टू आइटम, आइटम टू आइटम इंस्पेक्शन, और हर लेवल पे, हर ऑपरेशन पे, हर मशीन की अपनी एक जो है इंस्पेक्शन जो है प्रोसेस होती है, ठीक है ना। उसके बाद मैनेजमेंट पॉलिसी क्या है, कि फ्यूचर में उसको एक्सपांड करना है, कि प्रोडक्ट डिजाइन में या वेराइटी में कोई चेंज करना है, तो दीज आर दी। अब कई बार सब कुछ करने के बाद भी यदि आपका लेआउट गड़बड़ बन गया, बैड लेआउट बन गया, जिसको बोलते हैं बैड लेआउट, तो कब हम बोलते हैं कि बैड लेआउट है? तो मटेरियल कंजेशन, दैट मीन्स कि ट्रैफिक जो है ज्यादा, जाम जिसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है ना। एक्सेसिव वर्क इन प्रोसेस, कहने का मतलब है कि एक प्रोसेस इस मशीन पे हुआ तो अगला प्रोसेस दूसरे मशीन पे होना है। तो ऐसा नहीं कि इस मशीन से जो है, इस मशीन पे जाना चाहिए था 5 मिनट में, लेकिन जा रहा है 5 घंटे में, मतलब एक्सेसिव वर्क इन प्रोसेस, इन्वेंट्री ज्यादा है। जिस टाइम में आपका प्रोडक्ट बन जाना चाहिए था उस टाइम में न बन करके ज्यादा टाइम ले रहा है। एंड पुअर स्पेस यूटिलाइजेशन, स्पेस की जो यूटिलाइजेशन है वो पुअर है। लॉन्ग ट्रांसपोर्टेशन लाइंस स्मॉल है। प्रोडक्शन बोटलनेक एट सर्टेन मशीन व्हेन सम अदर आइडेंटिकल मशीन्स आर आइडल। एक्सेसिव हैंडलिंग बाय स्किल्ड ऑपरेटर्स, ठीक है ना। लॉन्ग प्रोडक्शन साइकिल एंड डिले इन डिलीवरी। मेंटल और फिजिकल स्ट्रेन ऑन ऑपरेटर्स, ठीक है। पुअर इफेक्टिव सुपरविजन एंड
control over the industry, higher rejection and damage, accidents. These are should be avoided, but these are the symptoms. जैसे किसी को फीवर होता है तो उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, तो वही सिम्टम्स किसके हैं? बैड लेआउट के। यदि आपका लेआउट सही नहीं है तो दीज आर द प्रॉब्लमेटिक एरिया। देयर मे बी पेंडेमिक सिचुएशन इन द प्लांट। अब यदि टाइप्स ऑफ लेआउट की बात करें दोस्तों, तो देयर आर बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ लेआउट, ठीक है ना। पहला एक फिक्स्ड और स्टैटिक प्रोडक्ट लेआउट, जब एक बार आप इंडस्ट्री हमेशा के लिए सेटअप कर डालते हैं। जैसे आप कोई एनटीपीसी बना रहे हैं, ठीक है ना, तो आपका फिक्स्ड लेआउट हो गया। प्रोडक्ट लेआउट, अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन प्रोसेस योर लेआउट गेट्स चेंज। ग्रुप लेआउट माने एक तरह का प्रोडक्ट जो है, एक तरह के मशीन एक जगह पर ये होंगे। प्रोसेस लेआउट मतलब ये होता है कि सिमिलर प्रोसेस आपका रिपीटिंग है। जैसे आप डेली अगरबत्ती बना रहे हैं, मान लीजिए अगरबत्ती बनाने की कंपनी है या पानी पूरी बनाने की मशीन है, तो एक ही चीज जो है वो थ्रू आउट चलते रहता है। अब बात करें तो तीनों जो लेआउट आपने देखा, प्रोडक्ट लेआउट, ग्रुप लेआउट एंड प्रोसेस लेआउट, तो इसको थोड़ा सा समझिएगा। एक चीज तो हमने यहाँ पर समझाने की कोशिश किया कि कोई भी प्रोडक्ट आपका मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है तो उसमें जो इंपॉर्टेंट है वह है रॉ मटेरियल, ठीक है ना, और लेबर्स। उसके अलावा कंपोनेंट्स, कुछ अदर कंपोनेंट्स भी लगेंगे, और फिर से इधर भी लेबर एंड मटेरियल। तो जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आपका रॉ मटेरियल, प्रोसेस एंड मैन, मशीन एंड मटेरियल, मेथड, मनी एंड मैनेजमेंट। देयर आर 6 फेजेज ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। अब यहां पर यदि हम बात करते हैं तो तीनों जो लेआउट है, प्रोडक्ट लेआउट, ग्रुप लेआउट एंड प्रोसेस लेआउट। अब प्रोडक्शन वॉल्यूम एंड वेराइटी, वॉल्यूम वर्सेस वेराइटी के बीच हम ग्राफ अपलोड करते हैं। वेराइटी मतलब वेराइटी, प्रोडक्ट लेआउट की यदि बात करते हैं तो वेराइटी बिल्कुल ही कम होगा। जैसे हमें कोई सैटेलाइट बनाना है तो सैटेलाइट में बहुत ज्यादा वेराइटी थोड़ी आएगा, और आप बहुत ज्यादा सैटेलाइट थोड़ी बनाते हैं, साल में 1-2 सैटेलाइट बन गया तो बहुत हो गया। तो ये प्रोडक्ट लेआउट होगा। ग्रुप लेआउट में वॉल्यूम जो है आपका कम रहता है, ठीक ना, जो है आपका, और वेराइटी जो है इसमें ज्यादा होता है। इसमें जो है आपकी ग्रुप लेआउट में वेराइटी ज्यादा है। उसी तरह प्रोसेस लेआउट में आपका वॉल्यूम कम है और वेराइटी ज्यादा है। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट बिटवीन रिलेशन बिटवीन द वॉल्यूम एंड वेराइटी। यदि फिक्स्ड प्रोडक्ट लेआउट की बात करते हैं तो फिक्स्ड लेआउट प्रोडक्ट में हमने आपको बताया कि मशीन्स आर फिक्स्ड परमानेंटली, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखिए, ये तभी हम प्रेफर करते हैं जब प्रोडक्ट की वॉल्यूम बहुत ज्यादा लार्ज है और डेली हमें बनाना है। जैसे अगरबत्ती का हमने एग्जांपल लिया, ठीक है ना, तो वो डेली बनना है, डेली यूज का प्रोडक्ट है, हमेशा काम आएगा, तो उसके लिए हम परमानेंट, जैसे कार है, बाइक है, ये तो बनते ही रहना है, ठीक है ना। कंपनी में तो कंपनी जब एक बार बन गई तो बन गई, ठीक है ना। एंड लॉजिस्टिक जो है इसमें कम रहता है। अब जैसे एग्जांपल के शिप बिल्डिंग, एयरक्राफ्ट, ये सब जो है ना फिक्स्ड प्रोडक्ट लेआउट होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखेंगे कि एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज। एडवांटेज है कि मटेरियल मूवमेंट इसमें कम से कम होता है, ठीक है ना, हाईली फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है ना। जॉब इनरिचमेंट, इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत निकलती है, ठीक है ना। एंड प्रमोट्स प्राइड एंड क्वालिटी, को क्वालिटी मेंटेन हो पाता है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोडक्ट पे ज्यादा ध्यान नहीं होता है, यहाँ पे ध्यान होता है क्वालिटी पे। ये क्वालिटी इंटेंसिव लेआउट है बेसिकली। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है कि पर्सनल इक्विपमेंट मूवमेंट जो है कम होता है, इक्विपमेंट डुप्लीकेसी इज ग्रेटर, इसमें ग्रेटर स्किल इज रिक्वायर्ड, क्लोज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज अगेन रिक्वायर्ड, इंक्रीज्ड स्पेस एंड ग्रेटर वर्क इन process are involved. So these are the concept about the fixed product layout. Next देखें हम प्रोडक्ट लेआउट। तो प्रोडक्ट लेआउट एंड फिक्स्ड प्रोडक्ट लेआउट दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है ना। डिफरेंस क्या है यहाँ पर कि यहाँ जो प्रोडक्शन इक्विपमेंट होता है, यहाँ पर एक फ्लो लाइन होता है, एक असेंबली लाइन होता है,
ठीक है ना। जिससे आप कोई ऑटोमोबाइल कंपनी गए होंगे तो ये यहाँ पर एक काम हो रहा है, इसके अगला काम, दूसरा, तीसरा काम, चौथा काम, पांचवा काम, इस तरह से हंड्रेड्स ऑफ वर्क स्टेशंस होते हैं, सब पे काम होते होते ये फाइनल फिनिश्ड प्रोडक्ट यहाँ पर आपका जा करके बनता है। तो बेसिकली प्रोडक्ट लेआउट सेटअप्स द प्रोडक्शन इक्विपमेंट अलोंग ए प्रोडक्ट फ्लो लाइन, और इसी को असेंबली लाइन भी बोलते हैं, लाइन जो है लेआउट भी बोलते हैं। उसी तरह से when process are located according to the processing sequence according to their operation, ठीक है ना, in this production volume must be sufficient to achieve satisfactory utilization of the machine efficiently produces large number of similar kind of items are produced in large। जैसे कोई इंडस्ट्री है आपकी, तो कोई भी इंडस्ट्री की यदि हम बात करें दोस्तों, कोई भी इंडस्ट्री क्यों ना आपकी, कोई भी इंडस्ट्री क्यों हो ना, तो जो इंडस्ट्री है आपकी बेसिकली, तो वह इंडस्ट्री में आप एक चीज ध्यान देंगे, सिमिलर आइटम ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं। जैसे आप बात कर रहे हैं, ठीक है ना, कार की, तो एक मॉडल की कार ऐसी नहीं है कि एक ही दो आती है, वो तो थाउजेंड्स ऑफ कार निकलने वाली है, तो बनना ही बनना है, ठीक है। तो दीज आर दी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। हर चीज के दुनिया में एडवांटेज है, डिसएडवांटेजेज है, but for the particular product it is again advantageous। ग्रुप लेआउट में क्या होता है कि सिमिलर काइंड ऑफ मशीन्स आर अरेंज्ड एट वन प्लेस when production volume for individual product are not sufficient to justify the product layout, but by grouping into logical product families a product layout can be justified for the families that means कि similar kind of product। This is again called cellular layout, इसी को हम लोग बोलते हैं cellular layout, and its manufacturing comes around is cellular manufacturing, इसी को बोलते हैं cellular manufacturing। It is the compromise between the product layout and process layout। प्रोडक्ट लेआउट जो हम लोगों ने देखा और प्रोसेस लेआउट, इन दोनों के बीच का जो है, इन दोनों के बीच का ये भाई बंधु है ग्रुप लेआउट, ठीक है ना। अब अगेन देयर इज लिटिल बिट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, लेकिन ग्रुप लेआउट में एक चीज ध्यान रखिए, एडवांटेज ज्यादा है, ठीक है। प्रोसेस लेआउट की बात करें तो प्रोसेस लेआउट ग्रुप्स मशीनरी एंड इक्विपमेंट अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस एंड ग्रुपिंग टुगेदर मशीन्स और वर्कर्स डूइंग सिमिलर टास्क, ठीक है ना। अगेन एप्लीकेबल टू बोथ मैन्युफैक्चरिंग एंड नॉन मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस, facilitates production of variety of non-standard items in relatively small batches, ठीक है ना। स्मॉल बैच में जैसे शादी का कार्ड, ठीक है ना, तो किसी का शादी का कार्ड जो है एक स्मॉल बैच में आएगा, 200, 300, 500, ठीक है ना, लेकिन वो 1 लाख 2 लाख नहीं आएगा, सिमिलर आइटम कुड नॉट बी प्रोड्यूस्ड, ठीक है। अब इसके एडवांटेज हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस जो आप यहाँ पर देख रहे थे, ये याद रखने के लिए एग्जामिनेशन में इस तरह के एडवांटेज डिसएडवांटेजेस पूछे जाते हैं। तो आई थिंक ये क्लियर है कि प्रोसेस लेआउट क्या होता है। अब दीज आर दी concept of functional layout। Basically functional layout is based on the function performing by the machine। हर मशीन एक अलग फंक्शन जो है अलग फीचर्स प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। तो फंक्शंस के अकॉर्डिंग, फंक्शंस कहे तो जैसे कोई टर्निंग कर रहा है, कोई कटिंग कर रहा है, तो सारे कटिंग मशीन एक जगह रहेंगे, कोई मशीन शेपिंग कर रहा है तो सारी शेपिंग मशीन जो है एक जगह ग्रुप कर देंगे, ठीक है ना। तो पहले मान लीजिए कि सब जितना भी कटिंग वाला काम होगा यहाँ कटिंग हो जाएगा, उसके बाद शेपिंग होगा तो शेपिंग हो जाएगा, उसके बाद बर्निंग होगा बर्निंग हो जाएगा, होनिंग करना होगा होनिंग हो जाएगा। तो सिमिलर काइंड ऑफ फंक्शंस परफॉर्मिंग द मशीन will be established, will be set up at one place। That is the concept of functional layout। These are pattern कि how do we move the items। तो फ्लो पैटर्न्स आप देखेंगे तो ये स्ट्रेट फ्लो है, ये एल फ्लो है, ये यू टर्न, ठीक है ना, ये जो है आपका यू टर्न का ही कॉन्सेप्ट है, ये एस टर्न है, एस फ्लो, ठीक है ना, ये ओ फ्लो है,
ठीक है। तो दीज आर दी फ्लो, ये इंडस्ट्री में इस तरह का फ्लो प्रोसेस होता है। अब यहाँ पर आप कुछ वर्क कर सकते हैं, या स्टेट ले जाने के लिए इसके पास मशीन नहीं है, या कोई बाध्यता है, ठीक है ना, कंजेशन है या कुछ ऐसा है, तो दैट यू कैन चेंज दी फ्लो पैटर्न। दीज आर दी फ्लो पैटर्न, ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो पैटर्न है, ठीक है। आप कहीं बड़े मॉल में जाते होंगे तो वहां भी एक फ्लो पैटर्न बना है कि आप इधर से जाते हैं और इधर से घूम करके आप कई जगह जाते हैं, सिनेमा देखने जाते होंगे तो वहां एंट्री की अलग गेट है और एग्जिट की अलग है। फैक्टर्स अफेक्टिंग दी फ्लो पैटर्न, अब ये जो फ्लो पैटर्न है वो किस तरह से रहता है, तो इसको आप देखेंगे तो बेसिकली एक्सटर्नल ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी आपको देखना है, नंबर ऑफ पार्ट्स विच आर गोइंग टू मूव, ठीक है, नंबर ऑफ ऑपरेशन ऑन ईच पार्ट, number of sub assemblies, number of units to be produced, necessary flow between work areas, amount and shape of space available, influence of processes, type of flow pattern, types of layout, location of service area, production department location, special requirement of the department, material storage, desired flexibility, the building, ठीक है। These are the factors which affect the flow of the flow pattern. Again, these are a few of the example how the flow takes place in the industry. So that all depends situation to situation, industry to industry, किस तरह की इंडस्ट्री है, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग जो है ये वेरी करता है। सब जगह जैसे आप ये पढ़ लिए तो ये मतलब नहीं कि यही सब जगह लगेगा, नहीं, दैट ऑल डिपेंड्स सिचुएशन टू सिचुएशन, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरह से जो है अपन इसको डिफाइन करते हैं, अपन फिट करते हैं, अपन इसको बनाते हैं। दिस इज अगेन प्लांट लेआउट। अब ये प्लांट लेआउट अभी हम लोग पूरा पढ़ लिए, अब ये जाते जाते ये थोड़ा सा बता दें कि जो हम लोगों ने ये पूरा पढ़ा, तो एक तो शुरुआत हमने किया था कि साइट कैसे सिलेक्ट करते हैं आप, ठीक है ना, साइट सिलेक्शन के कौन कौन से फैक्टर होंगे, और कुल मिलाकर के हमें यह है कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द स्पेस जो हमारे पास है, जो हमारे वर्कर्स हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं, कि यूटिलाइजेशन मान लीजिए यहाँ आप एक जगह लंच करने की व्यवस्था बनाते हैं, आप जो है यहाँ पर सामने वाला लंच कर रहा है और मशीन यहाँ पर है, ठीक है ना, तो डेली यहीं से आने जाने में उसको कितना टाइम लग जाएगा, ठीक है ना, मान लीजिए कि आधे घंटे का उसको लंच ब्रेक मिलता है, 15 मिनट आने में 15 मिनट जाने में, तब तो आधा घंटा और डिमांड करेगा ना। तो इसको अपनी जो लंच एरिया है या कैंटीन है, तो क्यों ना हम एक छोटा सा कैंटीन इधर प्रोवाइड कर दें, जिसके आने जाने का टाइम बच जाए। आने जाने का टाइम में एक वर्कर यदि 5 मिनट भी यदि ज्यादा ले रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि हजारों वर्कर होंगे, ठीक है ना, तो उतना वेस्टेज ऑफ द टाइम है, ठीक है ना। तो ये जो है आपको सोचना है, ठीक है ना, और हम आपको बार बार बताते ही रहते हैं कि देयर इज 6M कहे तो ध्यान रखिएगा, 6M मतलब मटेरियल्स, मनी, मैनेजमेंट, मेथड, ठीक ना, मैन, तो दीज आर दी 6M, ठीक ना। अब एडवांटेज क्या है, बेटर वर्किंग कंडीशन फॉर द वर्कर, अच्छा प्लांट लेआउट है तो मिनिमाइजेशन इन मटेरियल हैंडलिंग, मिनिमाइजेशन इन डैमेज, ठीक है, मिनिमाइजेशन ऑफ कंजेशन, जो ट्रैफिक जाम वगैरह लगता है ऐसा कुछ नहीं होगा, एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू अडॉप्ट द चेंजिंग द प्रोडक्शन कंडीशंस। तो आई होप कि ऑल दीज कॉन्सेप्ट विल बी highly useful to you, and with this I am going to end this video, but it is highly helpful। और जो है प्लांट लेआउट के कुछ और फैक्टर्स जो है बात कर लें, तो इसमें देखिए नेचर ऑफ द प्रोडक्ट टू प्रोड्यूस, किस तरह का प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस करते हैं, वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट टू प्रोड्यूस, वेट ऑफ आइटम्स टू बी प्रोड्यूस, नेचर ऑफ द सर्विस टू बी प्रोड्यूस, कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग to house the operation, the product mix that must have a facility, the fragility, principle of the management, plant location, method of the production, nature of the machine, climates, nature of the material, human factors and working conditions. These are the factors that influence the
प्लांट लेआउट, ठीक ना, कि प्लांट लेआउट कैसा हमारा होगा, ठीक ना। एक गुड लेआउट, अब किसी लेआउट को हम गुड कब बोलते हैं, अच्छा कब बोलते हैं, व्हेन इट फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन एंड फेस टू फेस कम्युनिकेशन, ठीक है, रिड्यूस बोटलनेक्स, कोई भी खराबी को या कोई डैमेज को मिनिमम से मिनिमम या जीरो, ठीक है ना, जो भी अवेलेबल स्पेस है उसको अच्छे से यूटिलाइज कर रहा है, ठीक है, और मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट को मिनिमाइज कर रहा हो, कोई किसी भी तरह की घटना दुर्घटना न होती हो, ठीक है ना, सुपरवाइज करने में मैनेज करने में आसान हो, ठीक है ना, वहाँ के जो वर्कर्स हैं उनको एफिशिएंटली जो यूटिलाइज कर पाएँ, ठीक है ना, उनकी नैतिक और शैक्षणिक ट्रेनिंग और ये सारी चीज़ों को हम डेवलप कर पाएँ, ठीक है ना। तो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ द गुड लेआउट। थोड़ी देर पहले हम लोग किसी स्लाइड में देखे थे कि सिम्टम्स ऑफ द बैड लेआउट, यदि बैड लेआउट है सिम्टम का तो गुड लेआउट भी होगा, ठीक है ना, गुड लेआउट, तो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ द गुड लेआउट, ठीक है। तो आई होप कि this video will be very useful to you.